नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विकास जाजिम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही सरल, आसान और विस्तारपूर्ण तरीके से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है अध्याय 12। जी, जो नगरपालिका की शक्तियों और उनसे जुड़े जो अपराध हैं उनके बारे में है। हाँ, और इसमें हम एक एक करके धारा 246 से लेकर 255 तक को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पहली धारा से। धारा 246, खतरनाक खुदाई। जी। ये सुनते ही दिमाग में आता है कि मतलब शहर में जो कंस्ट्रक्शन चलता रहता है उससे जुड़ा कुछ होगा ये। हाँ, बिल्कुल। ये धारा इसी के बारे में है। देखिए, अगर नगरपालिका को ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई खान मतलब कोई माइन खोदी जा रही है या किसी जगह से पत्थर या मिट्टी निकाली जा रही है और उससे आसपास रहने वाले लोगों के लिए कोई खतरा पैदा हो रहा है। खतरा या शायद कोई परेशानी भी। हाँ, या फिर कोई उपद्रव हो रहा है। उपद्रव यानी न्यूसेंस। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका एक्शन ले सकती है। अच्छा, तो वो क्या करेगी? सीधे काम बंद करवा देगी? वो उस खान या जगह के मालिक को एक लिखित नोटिस देगी। और उस नोटिस में क्या लिखा होगा? नोटिस में दो बातें होंगी। या तो ये कहा जाएगा कि आप खुदाई का काम तुरंत रोक दें, या फिर अगर आप काम जारी रखना चाहते हैं तो ऐसे सुरक्षा के इंतजाम करें जिससे वो खतरा पूरी तरह से टल जाए। ठीक है, मतलब विकल्प दिया जाएगा। जी। अब इसमें एक परंतुक है, मतलब एक विशेष शर्त। वो क्या है? परंतुक ये कहता है कि अगर वो खान या वो जगह राज्य सरकार की संपत्ति है। अच्छा, सरकारी जमीन है। हाँ, या फिर खुदाई का काम खुद राज्य सरकार ही करवा रही है, तो उस मामले में नगरपालिका तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि राज्य सरकार से इसकी सहमति ना मिल जाए। ये तो एक तरह से सरकार को एक विशेष छूट मिल गई। आप कह सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा परंतुक भी है जो अत्यावश्यक स्थिति के लिए है। अत्यावश्यक मतलब कोई इमरजेंसी। बिल्कुल। मान लीजिए किसी खुदाई से तत्काल और गंभीर खतरा पैदा हो गया हो, जिसे हम कहते हैं आसन्न संकट। जैसे कोई दीवार गिरने ही वाली हो या जमीन धंस रही हो। हाँ, ठीक वैसा ही। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका नोटिस का इंतजार नहीं करेगी। वो तुरंत वहां पर बाड़ मतलब फेंसिंग या किसी तरह की घेराबंदी लगवा देगी ताकि लोगों को बचाया जा सके। और इसका खर्चा कौन देगा? इस काम में जो भी खर्च आएगा वो उस जगह के मालिक से ही वसूला जाएगा। और अगर मालिक ना दे तो ये वसूली ठीक वैसे ही होगी जैसे किसी टैक्स की बकाया राशि वसूली जाती है। ठीक है, ये तो हुई खुदाई की बात। अब अगली धारा पर आते हैं। धारा 247, परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना। जी, ये धारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही लग रहा है कि जानवर पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, इसका मुख्य विचार यही है। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर या अपने घर में बिना लाइसेंस के मवेशी, घोड़ा, सूअर, कुत्ते या कोई भी दूसरा चौपाया जानवर नहीं रख सकता। और मुर्गी पालन भी इसमें शामिल है। जी, पोल्ट्री फार्मिंग भी इसी में शामिल है। ये लाइसेंस नगर पालिका देती है और इसके लिए एक निर्धारित फीस जमा करवानी होती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए जयपुर शहर में किसी को अपनी डेयरी चलानी है तो उसे नगर निगम जयपुर से बाकायदा इसका लाइसेंस लेना होगा। लेकिन इसमें भी कोई छूट है क्या? घर में एक दो जानवर रखने पर भी लाइसेंस लगेगा? देखिए, इसमें एक परंतुक है जो नगर पालिका को शक्ति देता है। नगर पालिका चाहे तो एक लिखित आदेश निकालकर कुछ विशेष प्रकार के पशुओं या पक्षियों को इस लाइसेंस की शर्त से छूट दे सकती है। मतलब ये नगर पालिका पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी ने बिना लाइसेंस के जानवर रखे या कोई जानवर सड़क पर आवारा घूम रहा है, तब क्या होगा? उसके लिए अगली धारा है धारा 248, कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण। अभिग्रहण मतलब जब्त करना। हाँ, जब्त करना यानी सीज करना। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई जानवर नियमों के खिलाफ रखा गया है या किसी सड़क या सार्वजनिक जगह पर आवारा घूमता हुआ मिलता है या लोगों के लिए खतरा बन रहा है, हाँ, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसे जानवर को जब्त करने का आदेश दे सकता है। और जब्त करने के बाद जानवर को कहाँ ले जाया जाएगा? जब्त किए गए जानवर को नगरपालिका की तय की हुई जगह, जैसे एक कांजी हाउस होता है, वहां पर रखा जाएगा। और जो खर्चा आएगा उसका क्या? उस पूरी प्रक्रिया का जो भी खर्च होगा वो जानवर को बेचकर या उसकी नीलामी करके वसूला जाएगा। लेकिन अगर मालिक अपने जानवर को छुड़ाना चाहे तो? हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। इसी उपधारा में एक परंतुक है। वो कहता है कि जानवर का मालिक जब्त होने के 7 दिनों के अंदर उसे छुड़ा सकता है। 7 दिन का समय मिलेगा? जी, लेकिन इसके लिए उसे 2 काम करने होंगे।
एक तो नगर पालिका का जो भी पूरा खर्चा हुआ है वो चुकाना होगा, और दूसरा अपने मालिकाना हक का सबूत देना होगा। ठीक है। अब मान लीजिए जानवर नीलाम हो गया, तो उस पैसे का क्या होता है? उसके लिए उपधारा 2 है। वो कहती है कि नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा उसका उपयोग सबसे पहले जब्त करने, जानवर को रखने और नीलामी करवाने के खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा। और अगर कुछ पैसा बच गया तो? अगर कोई पैसा बचता है, जिसे हम अधिशेष कहते हैं, तो वो मालिक को दिया जाएगा। और अगर मालिक पैसा लेने ही ना आए तो? तो उसके लिए भी नियम है। यदि नीलामी के 90 दिनों के भीतर मालिक अपना बचा हुआ पैसा लेने नहीं आता है, तो वो पैसा नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा। ये तो हुई आवारा जानवरों की बात। पर एक और बड़ी समस्या होती है, वो है बीमार जानवर, जैसे रेबीज वाले कुत्ते। हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और कानून इसको बहुत गंभीरता से लेता है। इसके लिए है धारा 249, संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। अच्छा। ये धारा सीधे मुख्य नगरपालिका अधिकारी को शक्ति देती है। इसका खंड कल कहता है कि अगर किसी कुत्ते या किसी और जानवर को रेबीज है या रेबीज होने की संभावना भी है, सिर्फ शक होने पर भी? जी, सिर्फ संभावना होने पर भी, तो अधिकारी उसे नष्ट करने का या फिर एक निश्चित समय के लिए बिल्कुल अलग थलग मतलब परिसीमित रखने का आदेश दे सकता है। ये तो बहुत सख्त नियम है। जन स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब इसका खंड ख सुनिए। जी। अधिकारी एक सार्वजनिक सूचना भी जारी कर सकता है। वो ये घोषणा कर सकता है कि एक तय तारीख के बाद जो भी बिना लाइसेंस वाले कुत्ते अपने मालिक के घर के बाहर आवारा घूमते मिलेंगे, तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। उन्हें पकड़ लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर नष्ट भी किया जा सकता है। जानवरों से जुड़ी एक और समस्या है। मान लीजिए किसी के पास लाइसेंस भी है, सब कुछ कानूनी है, लेकिन उसके जानवरों से पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, जैसे बदबू या शोर। ये बहुत आम समस्या है शहरों में। इसके लिए है धारा 250, परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। तो इसमें क्या होता है? इसकी उपधारा एक कहती है कि अगर अधिकारी को लगता है कि किसी जानवर की वजह से उपद्रव हो रहा है, भले ही मालिक के पास लाइसेंस क्यों न हो, तो वो मालिक को एक निश्चित समय देगा कि वो इस उपद्रव को रोके। और अगर वो नहीं रोकता है तो उपधारा 2 लागू होती है। अगर तय समय में उपद्रव नहीं रुकता तो अधिकारी खुद उसे रुकवा सकता है और मालिक को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। किस बात के लिए? नोटिस में पूछा जाएगा कि उसका लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। और फिर आती है उपधारा 3। यदि मालिक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता या उपद्रव फिर भी जारी रहता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और जानवर का क्या होगा? उपद्रव को रोकने के लिए जानवर को जब्त करके नीलाम भी किया जा सकता है। चलिए अब एक खास व्यवसाय की बात करते हैं जो जानवरों से ही जुड़ा है, डेयरी। इसके लिए है धारा 251, डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना। जी, ये धारा सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वच्छता से जुड़ी है। इसकी उपधारा 1 क्या कहती है? ये कहती है कि व्यापार के मकसद से दुधारू पशु रखने या दूध या मक्खन का भंडारण करने या उसे बेचने के लिए नगरपालिका से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के ये काम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। और उपधारा 2 कहती है कि नगरपालिका शर्तें लगाकर लाइसेंस दे सकती है, और वो चाहे तो 1 महीने का नोटिस देकर लाइसेंस वापस भी ले सकती है। 1 महीने का नोटिस देकर? हाँ, लेकिन अगर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो बिना नोटिस दिए भी लाइसेंस वापस लिया जा सकता है। अच्छा, उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होगी? जी, और उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान उपधारा 3 में है। कितना जुर्माना है? बिना लाइसेंस के या शर्तों का उल्लंघन करके काम करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 5,000 रुपए से कम नहीं होगा और 10,000 रुपए तक हो सकता है। ये तो काफी ज्यादा है। और सुनिए, अगर अपराध जारी रहता है तो हर दिन के हिसाब से 50 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है। मतलब ये बहुत गंभीर अपराध माना गया है। बहुत गंभीर। इसकी उपधारा 4 तो और भी सख्त है। वो कहती है कि दोष सिद्ध होने पर मजिस्ट्रेट उस डेयरी या उस स्थान को बंद करने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई जानवरों और डेयरियों की बात। अब शहर की सड़कों पर आते हैं, मतलब ट्रैफिक पर। धारा 252 कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। जी, ये धारा नगरपालिका को ट्रैफिक कंट्रोल करने के कई अधिकार देती है। क्या क्या अधिकार हैं इसमें? इसकी उपधारा 1 में कई खंड है। खंड क कहता है कि नगरपालिका जनता को खतरे या असुविधा से बचाने के लिए किसी भी सड़क पर ट्रैफिक को अस्थायी या स्थायी रूप से रोक या नियंत्रित कर सकती है। अच्छा, नो एंट्री लगा सकती है। हाँ, फिर खंड ख कहता है कि वो किसी सड़क पर भारी वाहनों या विशेष आकार के वाहनों के चलने पर भी रोक लगा सकती है ताकि सड़क खराब ना हो। ये तो होता है। कई सड़कों पर लिखा होता है भारी वाहनों का प्रवेश निषेध। बिल्कुल।
फिर खंड ग के तहत किसी खास सड़क पर गाड़ियों के आने जाने का समय भी तय कर सकती है। और खंड घ वो सड़क बंद करने के बारे में है। पानी, बिजली या सीवर लाइन की मरम्मत के लिए नगर पालिका किसी सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। और इस बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? उसके लिए उपधारा 2 है। वो कहती है कि इस तरह के जो भी नोटिस होंगे उन्हें उस सड़क पर या उसके दोनों सिरों पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है। और फुटपाथ के लिए भी कुछ है इसमें। हाँ, उपधारा 3 और 4 इसी बारे में है। नगरपालिका किसी भी फुटपाथ को साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए आरक्षित घोषित कर सकती है और इसका नोटिस भी उस जगह पर लगाना होगा। ट्रैफिक से ही जुड़ा अगला मुद्दा है पार्किंग का। धारा 253 सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। ये तो हर शहर की बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। ये धारा कहती है कि ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए नगरपालिका का ये कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक जगहों, फुटपाथों और सड़कों के किनारों पर पार्किंग को नियमित करे। नियमित करने का मतलब पार्किंग की अनुमति तभी दी जाएगी जब वहां पर्याप्त जगह हो ताकि आने जाने का रास्ता ना रुके। और इसमें पार्किंग फीस की बात भी है। हाँ, इसी में एक परंतुक है जो कहता है कि नगरपालिका पार्किंग के लिए फीस भी तय कर सकती है। अरे हाँ, ये तो मैंने खुद देखा है। जोधपुर या उदयपुर के जो व्यस्त बाजार है वहां नगर निगम पार्किंग शुल्क वसूलता है। जी, वो सब इसी धारा के तहत किया जाता है। अब एक और दिलचस्प धारा है, धारा 254 सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। हाँ, ये सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका की जमीन या किसी भी सार्वजनिक स्थान को बिना लिखित अनुमति के पड़ाव स्थल की तरह इस्तेमाल करता है। पड़ाव स्थल मतलब कैंपिंग साइट। हाँ, या वहां अपनी गाड़ी खड़ी करता है या जानवर ठहराता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना? कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 2000 रुपए का। और अगर वो अपराध जारी रखता है तो रोज 50 से 100 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए, अब हम आज की चर्चा की आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी धारा पर आते हैं। धारा 255 अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। जी, ये धारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर आज के समय में जब ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। तो ये नगरपालिका को क्या शक्ति देती है? ये नगरपालिका को उपविधियां मतलब बायलॉज बनाने की शक्ति देती है। इन नियमों के जरिए नगरपालिका किसी भी घर या बिल्डिंग के मालिक को आग से बचाव और सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए कह सकती है। और यहीं पर वो एनओसी वाली बात आती है ना? एकदम सही। अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नगरपालिका ये अनिवार्य कर सकती है कि बिल्डिंग्स को ये एनओसी लेना ही होगा। इसका कोई उदाहरण? जरूर। राजस्थान में आप देखें तो सभी बड़े अस्पतालों, स्कूलों और शॉपिंग मॉल्स को फायर सेफ्टी एनओसी लेना अनिवार्य है। ये इसी धारा की वजह से है। तो एक तरह से ये एनओसी इस बात की गारंटी है कि आग लगने पर वहां सुरक्षा के इंतजाम है। बिल्कुल, ये एक तरह से जीवन का सुरक्षा कवच है जो कानून हमें देता है। मित्रों, ये था आज का पूरा विषय। यदि यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।